हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, सुधांशु मित्तल जी और समीर चौगांकर साहब हमारे मेहमान। आप चारों का एक बार फिर बहुत स्वागत है। आप दर्शकों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है प्रोग्राम को। अपने कमेंट्स, अपने सवाल हम तक भेजते रहिए, आप इनकी चर्चा हम प्रोग्राम में करते रहेंगे। लेकिन अब देश में चुनाव में चल क्या रहा है, जरा ये इस पर हम लोग बात करने। अगला जो वोट पड़ना है वो 3 दिन के बाद पड़ना है और इस वक्त हालत ये कि ऐसा लग रहा है दोनों तरफ से माइंड गेम खेले जा रहे हैं। जी हाँ, अब राहुल गांधी ने रायबरेली तो सिलेक्ट कर ही ली, तो उनकी पार्टी ने कहा कि राहुल जी शतरंज के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उनकी चाल में भाजपा फंस करके रह गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब वो चाल है क्या, ये कोई उनकी पार्टी में बता नहीं रहा, ना हम समझ पा रहे हैं। बहरहाल कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि दोनों सीटें अगर जीत गए वो वायनाड और रायबरेली, तो रायबरेली छोड़ देंगे, उपचुनाव होगा तो प्रियंका जी यहां से चुनाव लड़के वो भी संसद में पहुंच जाएंगी। एक बात, नरेंद्र मोदी क्या माइंड गेम खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि अब किसी सर्वे की काउंटिंग की जरूरत नहीं रह गई। शहजादे ने अमेठी में डरकर रायबरेली को चुन लिया, इसका मतलब ही साफ है कि अब वो वायनाड भी हार रहे हैं, वायनाड भी हारेंगे और रायबरेली भी हारेंगे और कांग्रेस पार्टी 40 के नीचे नीचे रह जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री का माइंड गेम है। तो आइए आज हम दोनों तरफ के इस खेल की एक तफ्तीश करते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या वाकई इस चुनाव में 40 के नीचे रहने वाली है? राज्य दर राज्य बात करेंगे, कहां कांग्रेस को सीटें आ सकती है। हमारे पास पूरी लिस्ट है 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी को किस राज्य से कितनी सीटें मिली थी। असम से 3, बिहार से 1, गोवा से 1, कर्नाटक से 1, केरल से 15। अब इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे कि आज के परिस्थितियों में इन राज्यों से कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। ये 40 के ऊपर जाती हैं या 54 कह लीजिए, पिछली बार मिला था उसके ऊपर जाती हैं या उसके नीचे आती हैं। लेकिन उससे पहले आज आपको मैं 3 बयान सुनाना चाहता हूं। पहला बयान है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं काम की बात नहीं करेंगे, कभी समंदर के नीचे नाटक करते हैं, कभी समंदर के ऊपर नाटक करते हैं। प्रियंका गांधी को बड़ा चुभ गया, प्रधानमंत्री उनके भाई को शहजादा कहते हैं, तो उन्होंने कहा जिसे आप शहजादा कहते हो वो हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुका है भारत की। और अब राहुल गांधी के सामने जो दिनेश प्रताप सिंह भाजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से, उन्होंने आज एक चुभता हुआ मुद्दा उठा दिया कांग्रेस पर, गांधी परिवार के लिए। उन्होंने कहा इसी रायबरेली के बगल में राहुल गांधी जी के दादाजी फिरोज गांधी का मकबरा है, कब्र है। कभी आज तक वहां पर गए? कभी एक बार उनका नाम लिया? एक बार जाएं तो सही, आपके पिता के पिता हैं, उनकी कब्र है, वहां पर जाकर के 2 फूल वहां भी चढ़ाए कभी, तो दुनिया को पता चले कि वो कौन थे। एक दुखती रग पर उन्होंने हाथ रख दिया है। तो मैं आपको पहले सुना रहा हूं राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी और उसके बाद दिनेश प्रताप सिंह के बयान। वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। तो वो कभी नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहां पे। तो मजाक बना रखा है राजनीति का। और सीनियर नेता जो हैं, शरद पवार जी जैसे हैं, सीनियर नेता जो हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी बात बोलते हैं। मतलब प्रधानमंत्री में थोड़ी तो मतलब लेवल होनी चाहिए। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं, आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है।
वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती कैसे समझ पाएंगे? बिल्कुल मैं कहता हूं, फिरोज गांधी की सीट है, इंदिरा गांधी की सीट है, सबकी सीट है। क्यों नहीं फिरोज गांधी के नाम पर वोट मांगते? आप पूछिए, दादा के नाम पर वोट नहीं मिलता है तो नहीं उनका नाम लेते हैं। ये परिवार, दादा और पोते का जो रिश्ता होता है, भारतीय संस्कार संस्कृति में इतना मजबूत रिश्ता शायद कोई होता हो। और जो पोता अपने दादा का नहीं हो सकता, रायबरेली से 100 किलोमीटर की दूरी पर फिरोज गांधी जो रायबरेली के पहले सांसद थे, उनकी कब्र है। उस कब्र पर कभी एक फूल गांधी परिवार ने नहीं चढ़ाया, राहुल गांधी ने नहीं चढ़ाया। दादा को दादा नहीं मानते तो रायबरेली को दादा और दीदी कैसे मान लेंगे? ये पूरा देश जानता है। अब सुनना तो सब कुछ पड़ेगा राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को भी। बहरहाल वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मोदी नाटक करता है, समंदर के नीचे डरा हुआ बैठा रहता है जब देखो। राहुल गांधी ने कहा। प्रियंका ने कहा मेरा भाई को शहजादा कहते हैं, वो तो गरीब आदमी के बीच 4000 किलोमीटर चला, ये तो शहनशाह है जिनके कुर्ते पर एक दाग नहीं है। और बता दिया फिर दिनेश प्रताप सिंह जी ने कि भाई दादा को भी कभी याद कर लो। लड़ाई पर्सनल हो गई है हर्षवर्धन जी। देखिए, लड़ाई तो पर्सनल हो गई सौरभ जी, और संयोगवश हमारे ही शहर में है, इलाहाबाद प्रयागराज वहीं पे। अच्छा, और मैं आज अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था बीबीसी पे सईद नकवी की, तो मैं कुछ और सर्च कर रहा था, वो आ गया। तो उसमें उन्होंने बताया कि फिरोज गांधी जो बन गए बाद में, फिरोज गांधी जो असली हैं, पारसी बनिया। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, सईद नकवी बीबीसी की रिपोर्ट, जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि संवेदनशील मसला है। उसको बाद में वो महात्मा गांधी वाला उधारी का गांधी बना दिया गया, और वो अब गांधी वो थे GHANDY गांधी। तो गांधी से वो गांधी हो गया। तो ये भी देश को जानना चाहिए। भाई सब चीजें तो चर्चा भी आप करिए तो ब्लास्फेमस हो जाता है, तुरंत हो जाता है कि अरे इष्ट देव के खिलाफ कैसे कह रहे? होनी चाहिए बात। अरे नहीं, कभी नहीं होती। आपको कभी याद है टीवी पे कभी ये चर्चा हुई हो? कभी कोई करेगा नहीं, दुस्साहस है ये। सिर्फ अभी कुछ पर्सनल लगता है इसलिए लोग बात नहीं करते हैं। अभी इसके बाद मैं बता रहा हूं, अभी ये चर्चा हो रही है, उसके बाद आप देखिएगा, हो सकता है कुछ वीर बहादुर लोग आ जाए। खैर, विषयांतर नहीं करूंगा। ये सच है कि वो जो सीट है वहां सबसे पहले तो फिरोज गांधी ही गए थे, सबसे पहले 1952 में। और उसके बाद फिर इंदिरा जी या उनके जो और जिसको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, उसी के पास में रही वो कौल परिवार, या मतलब किसी और के पास नहीं गई। फिर सोनिया जी आ गई। अब ये सवाल यहाँ बड़ा मतलब विचित्र सा हो जाता है कभी कभी, जब लोग कहते हैं ना कि बड़े घर का बच्चा किसी दिन निकला और उसको स्कूल वालों ने, आजकल बड़े स्कूलों में करते हैं ना, हम सब के बच्चों के साथ ये होता होगा, ठीक है, हम लोग तो गाँव जाते रहते, लेकिन मान लीजिए किसी का बच्चा सिर्फ दिल्ली या बम्बई रह रहा है, उसको लेके गए, कहो चलो आओ दिखाते हैं आज कैसे सफाई होती है। तो थोड़ी देर वो ग्लव्स पहन के और सफाई कर्मी के साथ थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाया। फिर क्या, अच्छा चलो आओ तुम्हें दिखाते हैं कैसे खाना वाना बनता है। तो थोड़ी देर उसने अपना एप्रन पहन के बढ़िया सब व्यवस्था करके, सर पे भी लगा के, बाल न गिरे, वो भी कर लिया। और उसके बाद उसने कहा कि मैंने खाना भी बनाया, मैंने सफाई भी की, मैंने सब कुछ किया, ये लोग क्या जाने। अब वहां बैठी वो महिला या वो पुरुष रोज कह रहा है कि तो हम रोजे करते हैं भैया, सुबह उठ के यही हमारा काम है। नरेंद्र मोदी के जीवन के 50 वर्ष इस देश को समझने में ही लगे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी ये राजनीतिक यात्रा के तहत गए हैं। इस देश की सबसे लंबी राजनीतिक यात्रा उस तिरंगा यात्रा में, इस देश की सबसे बड़ी जो जिसको ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा कहते हैं, सोमनाथ रथ यात्रा में, उस हर यात्रा में नरेंद्र मोदी साथ थे। और नरेंद्र मोदी का तो जीवन ही प्रचारक का था। झोला उठाते थे, जो कहते हैं ना झोला उठा के चल दूंगा, तो सही में झोले उठा के चलते थे। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका महल वही है जो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का रहा, लेकिन उनका वो महल नहीं हो पाया जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का हुआ। कौन सा? 3 मूर्ति मार्ग, 3 मूर्ति भवन। पुश्तैनी था भाई वो। कैसे पुश्तैनी था? किसका था? प्रथम प्रधानमंत्री का आवास था। वो मोतीलाल नेहरू जी का थोड़ी ना था। मोतीलाल नेहरू जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता थे, देश के जाने माने अधिवक्ता थे। हमारे ही शहर में जितना बड़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कुल कैंपस है, उतना बड़ा स्वराज भवन, तभी उनको एज प्राइम मिनिस्टर ही मिला था ना। तो मैं यही तो कह रहा हूं, आज प्राइम मिनिस्टर मिला और दूसरे प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला। उस भवन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सारे प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बना दिया, तो उसमें भी पीड़ा हो गई। कोई रजवाड़ा चल रहा है क्या? 1947 और 1952 के बाद ये देश क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र हुआ, संविधान के आधार पर चलेगा, ये एक पार्टी के डिक्टेट पर चलेगा।
नहीं, देखिए प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि राहुल गांधी को शहजादा बोलते हो आप। राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर की यात्रा करके 20 साल अच्छा से काम किया। 20 साल से वो भी सार्वजनिक जीवन में है। अब उन्होंने देश को समझ लिया है, देश को पढ़ लिया। नहीं, समझिए, वो भी इसको देश के नेता हैं। इसीलिए उदाहरण दिया। 20 साल में आप उनको बताइए ना, ये करने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? क्योंकि सबको लग रहा था कि ये आदमी कुछ सीखने को तैयार नहीं। और मैं तो फिर से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, इन लोगों ने उधारी का गांधी नाम ले लिया है, पहली यात्रा करें। अच्छा, खैर प्रियंका जी तो वहीं है, गुजरात में ही है, वो आज चली जाए साबरमती आश्रम। वहां जब घुसेंगी तो तीसरी चौथी एक शीशे में लगा हुआ है गांधी जी के जीवन के अलग अलग संदर्भ। उसमें एक जगह लिखा हुआ है, जब गांधी जी फिर यात्रा पर जाने लगे तो उनको किसने कहा था, वो नाम मैं भूल गया, उन्होंने सलाह दी कि आप यात्रा करिएगा और चुप रहिएगा। यानी यात्रा जब हम करें तो हम आत्मसात करें। ठीक है, हम अगर वही बोलते हुए जाएं तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? आप बाहर जाते तो आप लोगों की सुनते हैं ना, रिपोर्ट भी होती तो लोगों की सुनते हैं ना। मोदी जी का द्वारका नगरी के दर्शन करने समंदर के नीचे जाना वो नाटक नहीं है, और राहुल गांधी का पैदल चल देना नाटक है। नहीं, नाटक तो मैंने कहा ही नहीं। कोई नाटक नहीं इसमें से, न राहुल गांधी का नाटक है, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाटक है। उस उम्र में वो साहस करना, चलिए मैं कहता हूं किसी लिए वो गए हों, अपने हिंदू लोगों को दिखाने के लिए गए हों, कर लीजिए ना वो दुस्साहस। आपको कौन मना कर रहा है? आप तो नहीं कर पाते। आप तो AK एंटनी की वो रिपोर्ट थी कि जिसमें मुस्लिम अपीजमेंट था, जिसमें 2018 में एक कार्यक्रम में मुंबई में सोनिया जी ने कहा कि हमको भाजपा वालों ने हमको मुस्लिम परस्त का आरोप चिपका ये है दिया। कि जिस तरीके से राहुल गांधी बोलने लगे, देखिए नरेंद्र मोदी डरा हुआ था कहीं कुछ हो न जाए समंदर के नीचे। नया बोल रहे हैं वो, उनका राहुल गांधी लहजा की भाषा यही है भाई। उनका लहजा यही हो गया। खैर, राहुल गांधी की भाषा ही। और मैं कह रहा हूं कि इसको छोड़ दीजिए, मुद्दों पे बात करें ना। मुद्दों पे जो कह रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर उसमें क्या सारी चीजें, आप टी शर्ट पहन के ठंडी में क्या दिखा रहे थे, वो क्या था? हमको ठंड नहीं लगती है। अरे कमाल है। सौरभ जी, मुझे एक और लग रहा है, देखिए अमेठी से भाग के बरेली जाना, रायबरेली, और कहना ये हमारी पुश्तैनी सीट है, परिवार की है, इसलिए मुझे लगता है ये जो भ्रम है, इसका सत्य भी सामने आना चाहिए। बताइए ना। आप जानते हैं 1980 के बाद 2004 में पहली बार कोई गांधी वहां से लड़ा है। मिसेस गांधी 1980 में लड़ी थी। 84 में इंदिरा गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी 84 में राजीव गांधी वहां से नहीं लड़े, वो अमेठी से लड़े थे। अरुण नेहरू लड़े थे। ठीक है। 89 में, ये मैं लेके सारा सुनाता रहता हूँ, 89 में शीला कौल लड़ी, उसके बाद फिर 91 में शीला कौल लड़ी, फिर अशोक सिंह नहीं, यहाँ उनके बेटे लड़े, ये विक्रम, वो 5वें स्थान पे आए थे, वो अलग बात है, विक्रम लड़े। उसके बाद फिर जो है दीपा कौल लड़ी, फिर जाके सतीश शर्मा लड़े 99 में। 2004 में जब ये हुआ कि राहुल गांधी को अमेठी से लड़ाना है, इसलिए सोनिया आई यहाँ पे। हमेशा जो लड़ाई, एक सेकंड, ना, फिर बात किया, परिवार की कैसे हो गई? परिवार तो छोड़ गया इस सीट को। 80 के बाद 24 साल तक परिवार का कोई नहीं लड़ा। ये तो राहुल गांधी को 2004 में अमेठी लड़ाने के लिए। तो अच्छा, आज देखिए, मैं रिवर्स आर्गुमेंट देता हूं आपको। नहीं तो राहुल गांधी को किस बात का उल्हाना, फिर अगर अमेठी छोड़ दी तो? अमेठी छोड़ी, अपनी जो कोई किसी परिवार की सीट नहीं है। मैं परिवार का मान ही नहीं रहा। हाँ, तो इसलिए उन्होंने एक छोड़ के दूसरी मैं सीट ले ली। यही कह रहा हूं कि क्यों गए। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैंने 2004 से रिप्रेजेंट करा, मैं 19 में हारा। हारने के बाद गया ही नहीं वहां पे, और वहां पे डर लगा मुझे कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा सकता मैं, इसलिए वो कन्नी काट के बगल की गए हैं। इसलिए मेरा कहना है सत्य को सत्य रहने दीजिए। देखिए, अरे भाई, लड़ने का दम नहीं था। सुन रहे होंगे, एक चीज कल से चल रही, जब से आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर डर है और साहस नहीं है तो कम से कम झूठ ना बोलो। नहीं, कहा भाई हमें लगता है हमारी गणना में एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर के रायबरेली सीट से अगर चुनाव लड़ने का फैसला किया तो इसमें इतनी हाय तौबा किस बात की? जैसे आप ही ने कहा कि रायबरेली कोई गांधी खानदान की कोई रिजर्व सीट तो हो नहीं गई, सेम फॉर अमेठी। उनको लगा मेरे जीतने के चांसेस रायबरेली से ज्यादा, मैं रायबरेली से लड़ रहा हूं। बड़े बड़े नेता 2 सीट से लड़ते हैं, उन्होंने भी फैसला किया इस बार बदल ली सीट। सॉरी, ये मानो, इनको किस बात का उल्हाना भाई? ये मेरे ख्याल से देखिए, ये बात तो सही है कि राहुल गांधी को डर लग रहा है अमेठी से ये हार ना जाए, ये बात सही, फैक्ट है। लेकिन ये कहना कि वो उसके छोड़ के वहीं चले गए, ये कोई अमेठी के लोगों को धोखा दे दिया, मैंने ये लॉजिक सही नहीं है। जो अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने बलरामपुर लड़ी, उन्होंने उसके बाद ग्वालियर लड़ी, उसके बाद दिल्ली लड़ी, उसके बाद लखनऊ लड़ी। मैं तो मेरा ये कहना कि ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि अमेठी में उनका जीतना संभव नहीं था राहुल गांधी का, और ये
पार्टी को भी पता है, राहुल गांधी को भी पता है, इसलिए बाकायदा सर्वे कराए गए और बिल्कुल, कहा अमेठी में 50% चांस बाकायदा है, इसी के रायबरेली लिए। आप जीत जाएंगे अगर लड़े तो, इसलिए उन्होंने रायबरेली को चुना। परिवार की सीट है ये ना कहो ना, कहो वहां पे हमारे को लगता है कि यहाँ पे जितना यहां से लड़ना चाहिए, उसका जो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है, जो तर्क दिया जा रहा है, वो कुतर्क है। ये हमारे अगर परिवार रायबरेली परिवार के तो फिर तो अमेठी भी की- परिवार तो फिर नहीं, और मैंने दिखा दिया अमेठी ज्यादा परिवार की रही है। ठीक है। अमेठी में गांधी परिवार ज्यादा बार अभी लड़ा है। सर मैं आ रहा हूं एक सेकंड, अभी हमको बात करनी है कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी, हम उंगली पर गिनेंगे आज हम सीटें जितनी ठीक आई है। थी 2019 के अंदर, उससे वैसे पहले लेकिन अब- नहीं, मैं अब एक बार कांग्रेस की जरूरत नहीं है। मैं एक बार बात कर लेना चाहता हूं फिरोज गांधी साहब वाली। हाँ। ये बात हो जाए, एक बार क्लियर हो जाए, मैं इसमें कोई भ्रम की स्थिति है नहीं। आपने कहा कि हम बात होगी तो ट्रोल किया जाएगा, कौन दीजिए ट्रोल। जो दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं रायबरेली से 100 किलोमीटर की दूरी पर फिरोज गांधी साहब का मकबरा है या उनकी कब्र है, वहां कभी कोई गांधी क्यों नहीं गया? अपनी दादा की कब्र पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी क्यों नहीं जाती? जब पिछली बार भी प्रियंका गांधी वहां गई थी, गई हैं या एक बार? सोनिया जी भी नहीं, जब इलाहाबाद गई थी, प्रयागराज गई थी, क्योंकि स्वराज भवन में रुकते हैं ये लोग, उस समय भी क्या वहां गए थे क्या? मुझे तो याद ही नहीं आती। बीच बीच में शहर के स्थानीय संस्करण में कभी कभी कोई ऐसी खबर छप गई कि देखिए कितनी खराब हाल में ये कब्र पड़ी हुई है, ये फिरोज गांधी की कब्र है। तो ये तो सच है ना। और मैं नहीं समझ पाता कि देश में कौन सा ऐसा, एक तो परिवार है, इसकी पूरी राजनीति परिवार पे है, और अपने ही परिवार के मुखिया की चर्चा तक नहीं करना चाहता, बात तक नहीं करना चाहता, और वो कहेगा उसके बाद कि ना मीडिया तो देखिए इन मुद्दों पर बात करता है, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पे बात हम नहीं कर रहे हैं, करता है। खुल के बात कर रहे हैं। क्यों कांग्रेस पार्टी फिरोज गांधी को ऑब्लिवियन में डाल देना चाहता है, चर्चा नहीं करता? स्वाभाविक है ना, उसमें कोई क्या वजह है? बहुत कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व है क्या? ये जनेऊधारी हिंदू जब कहते हैं अपने को, ब्राह्मण कहते हैं, तो वो सत्य सामने आ जाता है कि पारसी के बेटे हैं आप, कब्र उनकी बनी हुई है, आप जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे हो गए? तो क्या है, कांग्रेस ने अपने आप वो को कह सकते हैं मेरी परवरिश हिंदू के तौर पे हुई है, तो फिर कहिए ना, ये तो ना कहिए मैं जनेऊधारी जनेऊधारी तो नहीं हो सकते। आपको कहना तो वही पड़ेगा जो आप जो आप हैं ना। हैं। नहीं, आप अपनी जो इनहेरिटेंस है ना, जो आपकी जो मैं कह रहा हूं lineage राहुल है, गांधी से मान लीजिए कभी ये सवाल हो जाए और मौका हाँ, मिले कि वो हाँ। जवाब भी दें, वो डिसोन क्यों कर रहे हैं? कि आपके दादा पारसी थे, वो कह सकते हैं हाँ मेरे दादा पारसी थे, लेकिन मेरी परवरिश, मेरे पिता की परवरिश अच्छा है। एक हिंदू के तौर पे हुई है, क्योंकि मेरी दादी इंदिरा गांधी वो एक धार्मिक हिंदू महिला थी, हमारी परवरिश उनके बच्चों की और फिर उनके बच्चों, राजीव जी के बच्चों की परवरिश हिंदू के तौर पे हुई है। बात हमारे खत्म हो यहाँ जाती अगर है। आपको कठिन करते जा। धार्मिक, अगर आपको आप सौरभ जी कठिन करते जा रहे हैं। बताइए कैसे? अब आपने इतना कठिन कर दिया कि दादाजी पारसी थे, दादी जी की वजह से परवरिश हुई, फिर लोग कहेंगे कि पिताजी क्या थे। पिताजी का रोल कम रहा होगा परिवार में, दादी नहीं, हम दादी पिताजी की बात कर रहे हैं। अब दादा दादी को हमने छोड़ दिया, राहुल जी ठीक की है। बात- अब पिताजी का राजीव क्या क्या थे? थे? और फिर कोई पूछेगा फिर माता जी, तो आप जस्टिफिकेशन कैसे देंगे? तो असली संकट ये है कि लाख ये लोग कहें कि हमने सेकुलर पॉलिटिक्स की, सेकुलर ढांचा बनाया, आपने इतना आवरण ओढ़ा है जीवन में, राजनीति में इतने तरह की चीजें आपने छिपा कर रखी हुई हैं, जिसको आपने अलग अलग समय पर उपयोग किया, अलग अलग समय पर तैयारी उसकी रखी, ठीक है, और आप इसीलिए चर्चा नहीं करते, इसीलिए फिरोज गांधी की कब्र पर नहीं जा पाते। शहंशाह, प्रियंका गांधी ने कहा ये शहंशाह है, मोदी कहते हैं ये शहजादा है, और अब बात आ गई कि दादा को भी याद कर लो जरा। देखिए, वो शहंशाह और शहजादा तो है, वो कांग्रेस परिवार के, गांधी परिवार के शहंशाह तो है ही। अब कोई कहाँ जन्म लेता है उसके हाथ में तो होता नहीं है। अब राहुल गांधी का गांधी परिवार में जन्म हो गया, इसके लिए वो दोषी तो है नहीं, ठीक बात। लेकिन राहुल गांधी उस परिवार में जन्म लेकर वो ऐसे काम कर सकते थे कि जिससे लगता है कि इतने बड़ी परिवार में जन्म लेने के लिए के बाद भी उन्होंने इस पार्टी को एक जनसाधारण की पार्टी बनाया, जमीनी स्तर की पार्टी बनाया, और एक परिवार से आने के बाद भी इस पार्टी को परिवारवाद से मुक्त किया और इसे कार्यकर्ताओं की पार्टी में तब्दील किया। ये तो अधिकार था ना उसके पास, राहुल गांधी के पास, करने के लिए, लेकिन उन्होंने किया क्या? उसको नहीं किया। अब फिरोज गांधी की बात आती है कि भाई मकबरे पे क्यों नहीं जाते। देखिए, अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, राहुल गांधी जानते हैं कि उन्हें राजनीति में अगर उन्हें वोट लेना है तो उन्हें बचना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे वोट लेते हैं, और वैसे भी तो मैं दादा को भूल जाऊंगा। देखिए, वोट बैंक की राजनीति में देखो, वैसे भी मकबरा से कई लोगों की राजनीति खत्म हुई है। अब आडवाणी जी को देख लीजिए, जिन्ना के मकबरे पे चले गए सेकुलर बताने के लिए, तारीफ कर दी तो उनको सब खामोजा भुगतना पड़ा, सेकुलर बनने गए कट्टर हिंदू से, तो मकबरा की राजनीति खून है, मैं उसको भूल जाऊंगा। भूल कर रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि फिरोज गांधी मेरे दादा नहीं थे, आप वो जान नहीं रहे, याद नहीं कर रहे, ये अलग विषय है। राजनीतिक रूप से अगर उन्हें लगता है कि अगर वो हिंदुत्व बनने से, मंदिर जाने से, शिव की पूजा करने से,
अगर उन्हें वोट हिंदू वोट मिलता है, कांग्रेस का वोट तो जुड़ा हुआ एक है। इंटरेस्टिंग, इसमें आपको मोदी जी का बयान मैं सुनाऊंगा। अभी उन्होंने कल ही कहा है कि गौर कीजिएगा, इस चुनाव में कोई भी गांधी परिवार का सदस्य मंदिर नहीं जा रहा। इसकी वजह भी उन्होंने बताई, बात करेंगे इस पर आगे। जी, वही वाली है। तो मुझे लगता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए राहुल गांधी नहीं जिक्र करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति का उनके ऊपर आरोप लगता रहा है और मुसलमान कांग्रेस का वोट बैंक रहा है अभी भी, और कांग्रेस मुसलमान तो और पक्का हो जाएगा, और कर रहे हैं ना सर वो। तो। लेकिन वो अभी नहीं चाहते ना, वो राम मंदिर क्यों नहीं गए, वो मुसलमानों को नाराज नहीं करने गए, लेकिन वो ये चाहते भी है कि उनकी छवि कट्टर मुसलमानों का ना बने, हिंदू का वोट भी उन्हें मिलता रहा, कि वो जानते हैं कि देश की राजनीति में करना है टाइट रोप तो है जिस पे सिर्फ चल रहा है। मुसलमानों के दम पर वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और उनके ऊपर जो मुसलमानों का ठप्पा लग गया कांग्रेस पे, उससे बचने के लिए वो ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। आज मानते हैं आज देश में मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस है। देखिए, जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं 5, उसमें जिस तरह से मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस की तरह मुड़ा है, और जिस तरह से कांग्रेस के बयान रहे हैं मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर खींचने के, उससे साफ लगता है कि मुस्लिम जो कांग्रेस पार्टी है वो मुसलमानों को अपनी तरफ रखना चाहती है। तो ये उनकी मतलब कोशिश है कि मुसलमान जो है, और इसके सबूत मिल रहे हैं 2 राउंड के इलेक्शन में कि ऐसा हो रहा है। ये कहना मुश्किल है। देखिए कि कितना, देखिए हमने इस बारे में बड़ा लंबा एक डिस्कशन किया था कि वोट परसेंटेज कम हुआ, उसके बाद जो भी बात चीजें हुई, लेकिन क्या वो मुसलमान वोट जो है वो कम हुआ है या हिंदू वोट कम हुआ है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अरे सर, एक ब्रेक ले लें हम यहाँ पर। लाइन सिर्फ एक लाइन मैं कह रहा हूं कि जैसे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव खुल के कहते हैं ना कि हमारा मुस्लिम यादव वोट बैंक है, आप भी बोलिए ना। और अगर 15%, 17%, 18% किसी को एकमुश्त वोट मिल रहा है तो वो क्यों नहीं उसकी राजनीति करे? कहते हैं, हर कोई तो करता आपने है ना। सलमान खुर्शीद का वीडियो नहीं सुना है? मैं कहता रहा हूं, सलमान खुर्शीद ने ये कहा कि पहली बार जब यूपीए की सरकार आई तो अल्पसंख्यक की जगह सरकारी डिक्शनरी में अब मुस्लिम शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा। मैं ये तो सब अल्पसंख्यक कहते थे, भाई हमने मुस्लिम बोलना शुरू किया। जो मुसलमानों के लिए आप कर रहे हैं वो बताइए तो सही, या आप कर नहीं रहे हैं, सिर्फ उनका वोट चाहते हैं, ये भी खतरा है। अब चलिए साहब, अब ये चले फिर ये मानते हुए कि मुसलमान वोट इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पीछे खड़ा हुआ है। 2019 में 52 या 54 सीटें जो मिली थी वो कहां से मिली थी मैं आपको बताऊंगा, और इस चुनाव में उन्हीं राज्यों में उतनी भी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं क्या, या उससे ऊपर भी जा सकती हैं? क्योंकि मोदी कह रहे हैं कि इस बार 40 के ऊपर नहीं जाने का कोई सीन नहीं है कांग्रेस पार्टी का।